ठीक है। और यहाँ पर है ये लोड, लोड का कनेक्टिंग पॉइंट है एक इधर और एक इधर, ठीक है जी। अब यहाँ पर डी साइकिल की मदद से लगेगी स्लिंग, ये आ गया आई, और वैसे ही एक इधर से लग जाएगा इधर, ठीक है। ये है प्लम्ब लाइन, मतलब इसका बीच का पॉइंट और हुक का बीच का पॉइंट, ठीक है। अब दो स्लिंग है इसमें, एक स्लिंग ये है, एक स्लिंग ये है। दोनों का एक का कैपेसिटी है 30 टन। कितना है? 30 टन इसका, 30 टन इसका, ठीक है। एंगल जो है वो ये वाला एंगल देखा जाता है, ठीक है। एक स्लिंग लेग के साथ प्लम्ब लाइन से कितना एंगल बन रहा है। अगर आपकी 30 टन की स्लिंग है और ये जो एंगल है अगर ये 30 डिग्री का हो गया तो इसमें 15% का रिडक्शन हो जाता है, 15% का SWL कम हो जाता है आपका। तो 30 टन की अगर स्लिंग है तो 15% कम हो गया तो कितना हो गया? 4.5 टन कम हो गया, मतलब 25.5 टन का ही लोड उठाएगी आपकी ये स्लिंग अगर एंगल 30 डिग्री का हो गया तो। और अगर ये एंगल हो गया 45 डिग्री का तो यहाँ पर सीधा 30% कम हो जाता है। तो 30 टन की स्लिंग में से 9 टन हट गया तो 21 टन का बचा लोड, ठीक है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो 30 टन की स्लिंग जो है वो मात्र 21 टन का लोड उठाएगी, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो गया तो ये जो है 50% लोड उठाएगी, 15 टन का लोड। डॉग लेंथ के ऊपर कितना लिखा है? 30 टन, ठीक है। लेकिन एंगल अगर 60 डिग्री का हो गया ये वाला तो वो स्लिंग जो है वो 15 टन का लोड उठाएगी। अगर रिगर को इन बातों का पता नहीं है तो वो 15 टन की बजाय 30 टन की स्लिंग के ऊपर 22-25 टन का लोड डाल सकता है, ठीक है। एंड इन दैट केस अगर ऐसा कर दिया तो ये स्लिंग 100% टूटेगी, ठीक है भाई। तो रिगर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर डॉग क्लैंप, वैसे तो सारी स्लिंग्स जो अच्छे मैन्युफैक्चरर से आप लेके आए हैं उनके डॉग क्लैंप के ऊपर तो पक्का सीरियल नंबर एंड उसका SWL मेंशन रहता है, लेकिन बहुत सारी स्लिंग के ऊपर नहीं लिखा रहता है, ठीक है। उस टाइम पर आप उसका SWL कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे कितना टन का वेट उठाएगी? है क्या होता है? थिकनेस। तो थिकनेस देखने से क्या हुआ? हाँ, क्या फार्मूला है? D² × 8 इंटू D²। ओके, इसको साफ कर दूं? SWL ऑफ स्लिंग 8 इंटू D² इज इक्वल टू SWL। अगर आपका स्लिंग 1 इंच का है तो कितना भार उठाएगी? 8 टन। अगर आपका ये 2 इंच का है तो 2 × 2 4, ये हो गया 32 टन। अगर तीन तक ही देखते हैं अपन, ठीक है। आपका 3 इंच का स्लिंग जो है वो 72 टन उठाता है, इस हिसाब से 2 इंच का 32 टन और 1 इंच का 8 टन, ठीक है। अब मेरे को बताओ D साइकिल का कैसे पता करोगे, उसका क्या फार्मूला है?
स्लिंग तो देख लिया हमने, डी साइकिल कैसे लगाओगे? लिखा है लेकिन बहुत सारी पर नहीं भी होता है, तो उस टाइम पर क्या करोगे? कागज तो स्टोर वाले ने पकौड़े खा के हाथ पहुंच के फेंक दिया। ठीक है, चलिए नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मीन्स रिगर्स, जितनी मोटी स्लिंग है उतनी ही मोटी डी साइकिल लगा देते हैं, ये सोच के कि स्लिंग इतनी मोटी है तो डी साइकिल भी इतना लोड उठा लेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए फार्मूला है आपका 6 इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू SWL ऑफ डी साइकिल। ठीक है, 6 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टन, 6 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 टन एंड 6 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 54 टन। अगर आपने इसकी मोटाई देख करके अंदाज़ा लगाया तो कितनी भयानक गलती कर रहे हो आप लोग, वो देखो। 1 इंच की स्लिंग 8 टन उठाती है, 1 इंच की डी साइकिल 6 टन उठाती है, 2 इंच की डी साइकिल 32 टन उठाती है, 2 इंच की डी साइकिल 24 टन उठाती है, 3 इंच की 72 टन और यहाँ पर 54 टन। तो कितना वेरिएशन आ रहा है? अगर आपको सही आइडिया नहीं है तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। इधर रिगर को अगर इस बात का पता नहीं है, डी साइकिल की अगर 32 टन का लोड आपने 24 टन के ऊपर वाली डी साइकिल के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें भी ये इंचेस में और mm में भी है ये। ठीक है, अगर इंचेस में है तो ये समवट एक्यूरेट आता है, बट mm में लगाते हो तो वो कुछ उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। लेकिन इस पर भी हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं, कारण ये जो है स्टील की बनी होती है। ठीक है, लोहे की होती है ना स्टील का, तो स्टील जो है वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, स्टील बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हाँ जी, स्टील बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो लोहा चाहिए। ठीक है, फिर क्रोम चाहिए, फिर निकल चाहिए, टिन चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल है। जब हम स्टील की बात करते हैं, ये ज़्यादा हो जाए तो बहुत फ्राजील हो जाता है और कम हो जाए तो फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस स्लिंग की बनावट में जो स्टील का इस्तेमाल किया गया है, उसकी स्टील की कंपोजिशन किसको पता है? आपको पता है? नहीं पता है। किसको पता है? मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर इज़ द ओनली पर्सन हु कैन टेल यू द एग्जैक्ट SWL ऑफ द स्लिंग। ठीक है, अगर इसीलिए बोल रहा हूँ, अच्छे मैन्युफैक्चरर से लिया होगा तो वो डॉग क्लैंप के ऊपर पक्का पंच करके लिख के देता है आपको सीरियल नंबर। लेकिन जो लोकल वाले बनाते हैं वो लोग कभी लिख के नहीं दे सकते आपको, देंगे तो फंसेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर ही आपको सही से आइडिया दे सकता है। वायर रोप जो है, इसका SWL कैसे पता चलता है? ये तो स्लिंग की बात करी हमने, वायर रोप का फार्मूला तो आप यही लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 8 इंटू डी स्क्वायर वाला। लेकिन ये मिलेगा कहाँ? एक्चुअल लिखा हुआ, जैसे डॉग क्लैंप पे ऊपर लिखा रहता है, तो वायर रोप में तो कोई डॉग क्लैंप है ही नहीं है, तो वहाँ पर कैसे पता चलेगा भाई इस वायर रोप का कितना SWL है या इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? कैसे पता लगेगा? मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट तो पिछली साइड पर छूट गया। मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट तो मिलता भी नहीं है।
चलिए अभी आगे आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। आर देयर एनी अनयूजुअल, विल द लोड बी अंडर कंट्रोल, मतलब लोड जो लगाना है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है, हिलना नहीं चाहिए इधर उधर आगे पीछे। टैग लाइन अवेलेबल, ये किसको देखना है? रिगर को। ये रिगर का काम है कि टैग लाइन है या नहीं है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग, फॉलिंग FOUL, जैसे गेम में जो फॉल होता है उसकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो मतलब कुछ गलती होने की गुंजाइश है क्या, ये रिगर को सोचना है। देन क्लियर ऑफ पर्सनल, कोई आदमी तो नहीं है हमारे रेंज में। देन आर देयर एनी अनयूजुअल लोडिंग और एनवायरमेंटल कंडीशंस। एक होता है एनवायरमेंटल लोड, मतलब पर्यावरण का भार। अगर बारिश हो गई, जैसे ये कूलर है, मान लो कूलर बाहर रखा हुआ है, इसके ऊपर बारिश होगी, पहले इसका भार 56 kg था, तो अब 56 kg होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। और आपने उठाया हुआ इसको क्रेन से और हवा की स्पीड है 35 km/h, तो लोड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो इस तरीके के लोड को एनवायरमेंटल लोड बोलते हैं, ठीक है। आगे आ गया विंड। विंड स्पीड 35 km/h की अगर हो जाए तो हमें कंस्ट्रक्शन लाइन में हर एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर अंदर कोई काम चल रहा है वो अलग बात है, अदरवाइज बाहर एक्सपोज्ड एरिया में नहीं कर सकते। देन कम्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद बारे में थोड़ी बात पहले भी हुई थी। जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितनी भी धातुएं हैं इनकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा अगर हो, एक चीज़ मैं अब आपको बता दूं, नियर टू कैपेसिटी, एक वर्ड याद रखो, नियर टू कैपेसिटी, मतलब नियर टू SWL भी बोल सकते हैं आप। जैसे मान लो 30 टन की स्लिंग है या क्रेन है या हाइड्रा है, जो भी है, ठीक है, इसको नियर टू कैपेसिटी क्या बोलेंगे? 70% एंड एबव। अगर इतना लोडिंग कर दिया आपने तो फिर आप फालतू का पंगा तो बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे 30 टन की स्लिंग है तो उसके लिए नियर टू SWL कितना हो गया? 70% के हिसाब से 21 टन। 21 टन का लोड अगर आपने 30 टन की स्लिंग के ऊपर डाल दिया है और टेम्परेचर बाहर 42 डिग्री का है, तो आप आधे घंटे से पहले काम निपटा लेना, नहीं तो वो टूट जाएगी, ठीक है भाई। क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया है और आपका जो लिफ्टिंग टूल साइकिल है उनका जो SWL है वो डाउन हो चुका है। तो इसका टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें कब ज़्यादा ध्यान देने लायक होती है? जब हम नियर टू कैपेसिटी लोड करते हैं, ठीक है। 30 टन की स्लिंग है, इसके ऊपर आप 1.5 टन का लोड टांग दो और 2 दिन छुट्टी काट के आ जाओ, तो कहाँ मिलेगा लोड? नीचे या उधर ही मिलेगा? उधर ही मिलेगा, क्योंकि वो 30 टन की स्लिंग के लिए 1.5 टन 2 टन कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर अंदर कोई हीट जनरेट नहीं होगी। लेकिन जब हम नियर टू कैपेसिटी लोड करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है, फिर वातावरण की जो गर्मी है वो भी लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका SWL कम हो जाता है, ठीक है। देन कम्स सरफेस। आपको क्रेन ऑपरेशन के लिए जिस सरफेस, जिस तल के ऊपर आपकी क्रेन हाइड्रा चल रही है वहाँ पर आइस सक्शन मीन्स ज़मीन कच्ची ना हो, ठीक है। देन कम्स वाटर, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल भी आपकी ये मशीनें खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखो जो मैं बता रहा था आपको, बूम असेंबली, हुक असेंबली एंड कनेक्टिंग पॉइंट, ये तीनों के तीनों एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा आप करोगे तो आपकी बहुत सारी जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं वो कभी नहीं होंगी। डैमेज और डिफेक्टिव स्लिंग को यूज़ नहीं करना है। क्या क्या डिफेक्ट होते हैं बाद में बताएंगे, इसी में आएगा। स्लिंग को कभी भी गांठ मार के या किसी बोल्ट की मदद से या किसी और तरीके से लंबी स्लिंग को छोटा करने की कोशिश नहीं करनी है।
स्लिंग लेग्स शैल नॉट बी किंक्ड। किंक्ड मीन्स घूमी हुई नहीं होनी चाहिए। स्लिंग शैल नॉट बी लोडेड इन एक्सेस ऑफ देयर रेटेड कैपेसिटी, मतलब SWL से ऊपर तो कैसे भी नहीं करना है। स्लिंग्स यूज्ड इन ए बास्केट हिच शैल हैव द लोड बैलेंस टू प्रिवेंट द स्लिपेज। बास्केट हिच क्या होता है? हाँ, टैंडम लिफ्टिंग जिसको आप बोलते हैं वो है बास्केट हिच, ठीक है। बास्केट हिच में लोड बैलेंस्ड होना चाहिए, अदरवाइज एक तरफ लोड बढ़ जाता है। स्लिंग शैल बी सिक्योरली अटैच टू द लोड। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जहाँ पर हमें ये है आपका बास्केट हिच। लोड को क्रेन या हाइड्रा की हुक के साथ लगाने के लिए 3 तरीके हैं। यह है बास्केट हिच, दूसरा होता है चोकर हिच और तीसरा होता है वर्टिकल हिच, ठीक है। तो ये वाला है बास्केट हिच, ये वाला है चोकर हिच। बास्केट हिच में, एक मिनट पीछे लेते हैं, बास्केट हिच में आप 100% लोड नहीं डाल सकते। 30 टन की स्लिंग अगर है तो उसके ऊपर 30 टन का लोड आप नहीं डाल सकते, ठीक है। इसके ऊपर आप 60 to 70% का लोड डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आ गया चोकर हिच। चोक एक अंग्रेजी का शब्द है जिसकी स्पेलिंग होती है CHOKE, और चोक जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है गला घोंटना, गले को दबा देना। तो ये जो स्लिंग है आपकी देना, ये जो स्लिंग है इधर देखो इसको, ये वाली जो आँख है इसकी, इस आँख को इस आँख के अंदर से निकाला गया है, और ये वाली आई जो है ये लगेगी कहाँ? हुक में। तो जब हुक इसको खींचेगी तो ये वाली जो आई है ये अपनी ही बॉडी को दबाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में आप इसके ऊपर 50% लोड से ज़्यादा मत डालिए, ठीक है। आगे आ गया वर्टिकल हिच। वर्टिकल हिच में मतलब एक आई उसकी हुक में और दूसरी लोड के साथ, वो आप डायरेक्ट लगाओ, डी साइकिल से लगाओ, कैसे लगाओ, दैट इज़ योर कंसर्न, ठीक है। इस कंडीशन में आप जितना इसके डॉग क्लैंप के ऊपर लिखा है उतना आप लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है, कोई मना नहीं करेगी। ये रिंग है। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ये देखिए, ये इसको लिखा है कोर।